हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बिहार में कोरोना का संकट अन्य राज्यों के मुकाबले अभी तक तो काफी कम था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से प्रवासी मजदूरों की वापसी और आवाजाही बढ़ने से बिहार में कोरोना के केस अचानक बढ़ने लगे हैं। ये रिपोर्ट देखिए जरा। नीतीश ने पहले तो काफी एहतियात बरती, लेकिन जब लोगों का आना शुरू हुआ तो सावधानी लापरवाही में बदल गई जा रही है। बस में 25 बच्चे लाने का प्रावधान किया गया है, तो 75 मीटर का बस मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। और वो बच्चे हमारे हैं, वो हमारे परिवार के, राज्य के, इस देश के भविष्य है। उनका जीवन संक्रमित नहीं हो, यह भी दायित्व हमारा है। जब लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंस ही हमारी जिम्मेवारी है, तो स्वाभाविक रूप से जहाँ जो हैं उनको वहीं रहना है और साथ ही साथ इसका अनुपालन करना है। कोटा से बच्चों को लाने की बात हो या ट्रेन चलाने की, नीतीश ने हड़बड़ी में या वाहवाही के लिए फैसले नहीं किए, लेकिन दबाव के आगे नीतीश को बिहार की सीमा खोलनी पड़ी। और इसके साथ ही क्या हुआ वो देखिए। रविवार को 49 लोगों का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया। इसमें 44 दूसरे राज्यों से बिहार लौटे लोग थे। मजदूरी नहीं, बच्चों के साथ भी कोरोना बिहार में दाखिल हुआ है। सहरसा में महाराष्ट्र से 6 मई को श्रमिक स्पेशल ट्रेन के जरिए 1015 बच्चे लौटे थे, उसमें से 10 कोरोना संक्रमित निकले। कोविड-19 के पूर्व में जो 3 पॉजिटिव केस थे, उसके अलावा 7 पॉजिटिव केस और मिले हैं, तो टोटल पॉजिटिव केस की संख्या 10 हो गई है। ये सभी 10 जो केसेज आए हैं वो नंदुरबार से जो ट्रेन आई थी 6 तारीख को, उसमें से जो बच्चे थे उनको रैंडम सैंपलिंग लिया गया था, उन्हीं का पॉजिटिव आया है। नीतीश ने पहले तो काफी एहतियात बरती, लेकिन जब लोगों का आना शुरू हुआ तो सावधानी लापरवाही में बदल गई। जो श्रमिक स्पेशल ट्रेनें बिहार पहुंच रही हैं, उनमें आ रहे प्रवासी मजदूरों को सरकार ने घर जाने दिया, बहुतों को क्वारंटीन नहीं किया। बिहार में सिर्फ 307 क्वारंटीन सेंटर्स बने, जिनमें 2094 लोग ही क्वारंटीन किए गए। कई क्वारंटीन सेंटरों पर तो ये भी आरोप लगे कि वो दूसरे राज्यों से आए लोगों को रख भी नहीं रहे। महुआ के पास से सबको उतारने लगा, सबको बोलने लगा कि जिसका घर नजदीक आ गया है यहाँ से उतर के जा सकते हो। उसके बाद हम लोग नहीं उतरे, वहाँ पे हम निकल गए हाजीपुर पासवान चौक पे, हम लोग को ले जाके उतार दिया गया। बात ट्रेनों की करें तो वहाँ और भी मुसीबत दिखती है। बिहार सरकार ने कुल 133 ट्रेनों को मंजूरी दी है। बिहार में अब तक 87 ट्रेनें आई हैं, जिसमें से 14 ट्रेनें 8 अलग अलग राज्यों से आ जानी थी। हर ट्रेन में लगभग 1100 से 1200 लोग आ रहे हैं और आज 14 ट्रेनों में कुल 17,054 प्रवासी बिहार पहुंचने थे। करीब 85,000 लोग ट्रेनों से बिहार पहुंचे। जिस तादाद में प्रवासी बिहार की ओर अपने घर वापस लौट रहे हैं, उससे लगातार खतरा बढ़ता दिख रहा है, क्योंकि बिहार में 3 मई को कोरोना के 481 मामले थे और अब बिहार में कोरोना मरीजों के आंकड़े 650 के पार पहुंच गए हैं। साफ दिख रहा है कि प्रवासियों को आने की मंजूरी के बाद राज्य में खराब इंतजाम, अधिकारियों की लापरवाही की वजह से बिहार की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। इस पर चर्चा करने के लिए देखिए पटना से एक तो मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रकाश कुमार मौजूद है और साथ ही खास मेहमान बिहार के सूचना जनसंपर्क मंत्री नीरज सिंह जी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। सर, ये मजदूरों की वापसी ने कोरोना संकट बढ़ा दिया बिहार का? देखिए, प्रवासियों के बारे में जो नीतिगत निर्णय लिए गए, उसके बाद प्रवासियों का आना प्रारंभ हुआ। यह स्वाभाविक है, संख्या बढ़ी है, लेकिन यह भी सही है कि मरीजों के स्वस्थ होने का दर भी 50.86% है। तो ये हमारे लिए एक चुनौती है, लेकिन वो हमारे प्रवासी हैं, वो अगर आए हैं तो निश्चित रूप से हमारी चिंता का विषय नहीं है, हमारे लिए चुनौती का विषय है। नहीं, लेकिन आप लोगों ने इतना दिल खोलकर तो उन प्रवासियों का स्वागत किया नहीं ना, जिस तरीके से हम अभी अपनी रिपोर्ट में दिखा रहे थे। क्वारंटीन की व्यवस्था नहीं थी इस तरीके की। महज 3000 के आसपास लोग ही क्वारंटीन सेंटर्स जो हैं आपके सरकार के वहां पर रोके गए हैं, बाकियों को आपने यूं ही घर जाने दिया। आपकी कमी जो है उसको भुगतना पड़ेगा आप बिहार के लोगों को। नहीं, रुहाना जी, प्रखंड स्तरीय मेरा क्वारंटाइन सेंटर 3474 कार्यरत है, पंचायत स्तरीय 1988 है और जो ब्लॉक लेवल पर है उसमें 98,814 98,814 लोग हैं। 8,800 लोग हमारे पंचायत स्तरीय और माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया, प्रतिदिन समीक्षा कर रहे हैं
चूंकि हमारे यहाँ भवन की कमी नहीं है, हम लोग आधारभूत संरचना के क्षेत्र में जो हम लोगों ने काम किया है, तो पंचायत हो या प्रखंड हो, हमको भवन की कोई परेशानी नहीं है। तो जो संख्या की जानकारी मिल रही है, सक्षम जो जिला प्रशासन उसको दायित्व सौंपा गया है, आप उसकी संख्या तेजी से बढ़ाइए, क्योंकि हम ये जानते हैं कि लोग आएंगे तो उनको क्वारंटाइन कराना आवश्यक मेरे लिए। और सबसे महत्वपूर्ण विषय यह भी है, हम आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं कि बिहार के ग्रामीण इलाके के लोग इतने सचेत और सजग हैं और सतर्क हैं कि वही लोग प्रशासनिक दायित्व को भी कभी कभी पूरा करते हैं कि हमारे गांव में फला आदमी आया है, वो सूचित कर देते हैं। इसका मतलब है कि आम लोगों के ने जो कोरोना संक्रमण से जो संघर्ष का संकल्प है उसको स्वीकार किया है। सर, आम लोग तो सब कुछ दायित्व जो है अपने ऊपर ही लेते हैं। सवाल तो यहाँ पर मैं सरकार के दायित्व से जुड़ा हुआ पूछ रही थी। आप जो आंकड़े गिना रहे थे, मुझे लगता है प्रकाश कुमार का मैं रुख कर लेती हूँ। प्रकाश, जो आंकड़े गिनाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से क्वारंटीन सेंटर्स को लेकर, यहाँ पर ठहराए गए प्रवासी मजदूरों को लेकर, और जितनी संख्या में हमने देखा है वापस लौटे हैं प्रवासी मजदूर देश भर से बिहार, क्या ये मैच करता है, तालमेल बैठता है? देखिए, जो संख्याएं बताई जा रही है जाहिर है कि वो ज़मीनी स्तर पर है, लेकिन जो इस तरह की सुविधाएं दी जा रही है, जो दावा किया जा रहा है सरकार की तरफ से, क्या वाकई वो मिल रहा है? बहुत सारे जगहों पर मिल भी रहा है। यहाँ तक कि कई जगहों से खबरें भी आई हैं कि वहाँ पर सुबह सुबह योगा कराया जा रहा है और भी काम कराए जा रहे हैं, खाना पीना भी दिया जा रहा है। लेकिन जो दूर दराज के इलाके हैं, जो मुख्यालय से हटे हैं, अलग हैं, थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र में पड़ते हैं, वहाँ पर लोगों को थोड़ी परेशानी हो रही है और जिसका वीडियो भी लोग भेज रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है रोमाना कि जिस खतरे को आगाह किया था नीतीश कुमार ने कि अगर प्रवासी बिहार लौटेंगे तो उससे काफ़ी मुश्किलें बढ़ेंगी, और वो साफ दिख रहा है। यहाँ एक तरह से कहें तो नीतीश कुमार अपनी बात पर सही थे, लेकिन जो दबाव बना उसकी वजह से जो परेशानी है वो अब वाकई चुनौती बन चुकी है, क्योंकि लाखों की संख्या में जब लोग गांव लौट रहे हैं, घर लौट रहे हैं, शहरों में भी दिक्कतें आ रही हैं। कई जगहों पर आइसोलेशन सेंटर्स बनाए गए थे, जो क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं, वहाँ पर लोगों को 24 घंटे रहने, साथ ही मेडिकल की सुविधाएं और तमाम वो खाना पीना और जो एक आपदा की घड़ी में लोगों को मदद की जाती है, वो किस हद तक हो पाती है, ये वाकई बहुत बड़ी चुनौती है। हालांकि बिहार में इसके पहले भी कई सारे मुझे लगता है नीरज जी को आना चाहिए यहाँ पर। मुझे लगता है प्रकाश, नीरज जी को आना चाहिए। नीरज जी, देखिए, हम सब समझते हैं सर कि जो राज्य के संसाधन होते हैं वो सीमित होते हैं। हम सब समझते हैं कि इन्हीं तैयारियों के चलते शायद नीतीश कुमार की तरफ से बार बार इस बात को दोहराया जा रहा था कि लॉकडाउन का मतलब ये है साहब, आप जहां हैं वहीं पर रहिए, कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन वो जो आपने गिनाया ना सर, वो नीतिगत निर्णय, ये जो नीतिगत निर्णय लिए गए प्रवासी मजदूरों को लेकर, आपको लगता है क्या कि यहां पर चूक हो गई केंद्र सरकार से? नहीं, देखिए, इस संबंध में पूरे देश के अंदर में केवल बिहार ही नहीं कि माइग्रेंट लेबर था, बिहार के ही प्रवासी नहीं थे, बंगाल, उड़ीसा, विभिन्न राज्यों की ओर से यह बात उठने लगी थी। और यह महत्वपूर्ण विषय इसलिए भी आज की डेट में है रुहाना जी कि जो प्रवासी होते हैं उस राज्य के आंतरिक संसाधन में उनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। वो वहाँ काम करते हैं, वहाँ का आंतरिक राजस्व बढ़ता है, जिसके चलते वो राज्य विकास के श्रेणी में आता है और उसका लाभ मिलता है। लेकिन जब यह परिस्थिति पैदा हुई तो देश के अंदर जो विभिन्न राज्यों में जो प्रवासी थे उनके प्रति जो दृष्टिकोण उनको अपनाना चाहिए था कि इस लॉकडाउन में का अनुपालन ही प्राण रक्षा की एकमात्र गारंटी थी। तो हम तो समझते हैं कि इस दिशा में अब जो हुआ तो मिनिस्ट्री ऑफ होम ने गाइडलाइन बदला, हम लोगों ने उसको सहर्ष स्वीकार किया, क्योंकि हम लोग कानून के अनुसार काम करने वाले, हम लोग, हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि भाई हमने कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ होम का गाइडलाइन है, इस गाइडलाइन का अनुपालन हमारे लिए आवश्यक है। जब इसका संशोधन हुआ तो देश के अंदर संघीय ढांचा, हमने उसको स्वीकार भी किया। नहीं, मैं तो बस ये जानना चाह रही हूँ सर कि नीतीश कुमार ने जिस तरीके का स्टैंड लिया था कि लॉकडाउन का मतलब ये है कि भाई जो चाहे वो वहीं रहे, और फिर ये जो नीतिगत निर्णय लिया गया, इसकी वजह जिस तरीके से आपने गिनाई कि भाई जिन राज्यों में मजदूर रह रहे थे, वहां पर काम कर रहे थे, वहां की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रहे थे, उन राज्यों ने उस तरीके का सलूक उनसे नहीं किया जो करना चाहिए था उन मजदूरों के साथ। इसी वजह से तो वो परेशान हुए, इसी वजह से तो वो वापस अपने राज्य जाने के लिए तड़पने लगे। और फिर वो तमाम ऐसी तस्वीरें देश ने देखी कि भाई कोई पैदल चले जा रहा है हजारों किलोमीटर के सफर पर, किसी ने अपने कंधे पर बोझा उठाया हुआ है, किसी ने गोद में दुधमुहे बच्चे को लिया हुआ है। तो सर, ये ऐसी तस्वीरों की नौबत देश में क्यों आई? इसके लिए कोई तो जिम्मेदारी लेगा ना। मैं बस ये समझना चाह रही हूं आपसे।
नहीं, हम जो राज्य सरकार के संचालन के दायित्व का हम लोग को जनता ने जनादेश दिया है और हमारे लिए चुनौती था, तो हम तो देश के संविधान से बंधे हुए सब लोग, देश के अंदर संघीय ढांचा है, तो हमारी समझ जो थी कि भाई जिस समय जो गाइडलाइन 2005 का था मिनिस्ट्री होम का, उसका अनुपालन हम कर रहे थे। हमारे लोग प्रवासियों को घर आने की चिंता थी, नीरज जी, लेकिन जब आप उनको ये अपने कहते हैं परिजनों तो की ऐसा चिंता लगता है नहीं कि थी आप कि लकीर के फकीर थे। जब आप इस तरीके की बात करते हैं ना सर, तो ऐसा नजर आता है आप लोग लकीर के फकीर हैं। आप लोगों ने कोई विजन नहीं दिखाया, आप लोगों ने अपने लोगों को बचाने के लिए कोई दूरदर्शिता नहीं दिखाई, कोई पहल आप लोगों ने नहीं की। जो केंद्र की तरफ से कहा गया, जिस तरीके से हाँका गया, उस तरीके से आप लोग चलने लगे। आप ये कह रहे हैं सर, अपने यहाँ के मजदूरों को आपने सड़क पर छोड़ दिया, बेबस, बेसहारा, बेआसरा। जरा जरा से बच्चे भूखे प्यासे तड़पते हुए सड़कों पर नजर आते हैं। आप ये कह रहे हैं? नहीं, रुहाना जी, प्रवासियों की पीड़ा का एहसास अगर हमको नहीं होता तो हम किस बात के लिए प्रवासियों के लिए जो भी हम कर सकते थे किए। हमने कैसे अनुरोध किया कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अपना गाइडलाइन बदले, विभिन्न राज्यों के इस तरह की सूचना मिल रही है। पहले उन्होंने कहा लॉकडाउन है, तो आपने कहा हाँ जी लॉकडाउन है। जब नहीं, हमने अनुरोध किया, नहीं, अपने रुहाना जी को बुलवाया, आप लोग बैठे रहे। उसके बाद केंद्र ने कहा ठीक है अब बुला रुहाना जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनुरोध किया कि मिनिस्ट्री ऑफ होम के गाइडलाइन में परिवर्तन कीजिए। जब ये परिवर्तन हुआ तो हम लोगों ने अनुरोध किया कि बिहार के प्रवासी देश के विभिन्न राज्यों में हैं, ट्रेन का परिचालन को सुनिश्चित किया जाए। हम तो इस तर्कसंगत तरीके से इस बात को रखे। हमारे अगर प्रवासियों के प्रति हमारे मन में भाव नहीं होता तो हम क्यों ये डिमांड करते। ये दोनों डिमांड तो हमको करने का कोई औचित्य नहीं था। हम लोगों ने तो इसी बात के लिए किया कि भाई एक नीतिगत निर्णय हो जाए, आप लोग जिससे कि देश के खेल में रहे ना। आप लोगों ने कोई मिसाल तो पेश नहीं की। हमने तो देखा ना, इसी देश में एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैं, उन्होंने तो बाकायदा अपने यहाँ के जो मजदूर फंसे हुए थे दूसरे राज्यों में उन्हें निकलवाया, बसें चलवाई। आप लोग तो हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। आप लोग तो हजारों किलोमीटर का वहां पर दलील देते रहे। आपने कौन सा पड़ोस के राज्य से बुला लिया? आपने कौन सा पड़ोस के राज्यों से बसें चलवा कर बुला लिया? आप लोग तो ये कहते रहे हजारों किलोमीटर दूर है, बिना ट्रेन के आ नहीं सकते हैं। नहीं, रुहाना जी, नहीं, हम ये जानना चाहते, 2011 में बिहार तो दूसरा प्रवासी माइग्रेंट के मामले में है ना, सेंसस की रिपोर्ट में हम तो सेकंड स्थान पर है ना। तो दूसरे राज्यों में सारे जो प्रवासी थे सब लोग आ गए थे। अरे ये तात्कालिक रूप से ये निर्णय आप ले सकते हैं, तात्कालिक रूप से 1000 2000 लोगों को ला करके दामन बचा लेंगे, ले सकते हैं। आप दूसरों के पीछे छिप जाएंगे, आप दूसरों की ढाल बना लेंगे। नहीं, हम अपना दामन नहीं बचाना चाहते हैं। आप गजब के तर्क दे रहे हैं। नहीं, हम ढाल नहीं बन रहे हैं। मैं प्रकाश के पास चलती हूँ सर। प्रकाश आना चाह रहे हैं इस चर्चा में, वो कुछ आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं। प्रकाश आइए। नीरज जी, आपको नहीं लगता है कि ये वोट बैंक की राजनीति के ही चलते इतनी बड़ी संकट आई है? अगर बाकी राज्यों ने, उत्तर प्रदेश ने अगर वोट बैंक की राजनीति के तहत लोगों को नहीं बुलाया होता, बाकी दूसरे जो बीजेपी शासित प्रदेश है, आप सवाल खड़े करने में क्यों हिचक रहे हैं? क्योंकि आपके सत्ता में भागीदारी एनडीए में, क्या ये आप मानते नहीं है कि ये वोट बैंक की राजनीति के चलते इतना बड़ा संकट आया है? नहीं, हमारी समझ है साफ तौर पर, हम वोट बैंक की राजनीति, हम राज्य के अंदर हमारा ये भूमिका नहीं है। हमारी चिंता यह थी कि भाई हम मिनिस्ट्री ऑफ होम के गाइडलाइन से बंधे हुए थे, जब तक आप इसमें परिवर्तन नहीं करिएगा तब तक हम कोई नीतिगत निर्णय तो बाकी राज्य जब नहीं मान रहे थे तो आपने क्यों नहीं ऑब्जेक्शन किया? तो हमने आपने क्यों नहीं कहा कि रुक जाए, जहां है ये गलत हो रहा है? अब अलग नहीं, हम लोगों ने तो सार्वजनिक रूप से कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ होम का गाइडलाइन ये है, बजाबता वो हम लोगों ने पढ़ के सुनाया, आपके चैनल पर ही बोला है। नहीं, आप ये गाइडलाइन है, ये गाइडलाइन का आपने विरोध क्यों नहीं जताया कि ये गलत हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर तेजस्वी यादव भी उन नेताओं के साथ हो गए थे, उन राज्यों के साथ हो गए थे और वो मजदूरों की बात कह रहे थे, इसलिए भी आप दबाव में आ गए। नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ होम का गाइडलाइन मुझे जहां तक स्मरण है, मैंने आपके चैनल पर भी पढ़ा। अब माननीय तेजस्वी यादव तो विपक्ष के नेता हैं, भ्रष्टाचार के राजकुमार है, एबीपी न्यूज पर बताने की जरूरत है, उसमें तो सब कुछ देश दुनिया देख लिया कि वो किस परिस्थिति में है। और सर यहाँ पर इस समय आरजेडी का कोई नेता मौजूद नहीं है, तो मुझे लगता है हमें इस तरीके की टिप्पणियों से बचना चाहिए। लेकिन प्रकाश, आपने जो अभी बात कही ना, आपने वोट बैंक की राजनीति का यहाँ पर जिक्र किया उत्तर प्रदेश का संदर्भ देते हुए, मैं जोड़ती हूँ
यहाँ जिस तरीके के जवाब नीरज जी दे रहे हैं ना, इसे कहा जाता है सत्ता की राजनीति करना। मतलब ना इधर की बात करेंगे ना उधर की बात करेंगे, और इस तरीके से दामन बचाकर निकलने की बात करेंगे कि साहब मजदूर सड़क पर है तो रहे, हम क्या। हम तो कह रहे हैं कि हमने तो पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट दिया है। हमारे तो नेता कह रहे थे नीतीश कुमार कि पहले लॉकडाउन की जो गाइडलाइंस आई थी केंद्र की तरफ से हम उसका पालन कर रहे थे, अब जब बदल गई तो हम उसका पालन कर रहे हैं। नीरज जी, इसको कहते हैं सर सत्ता की राजनीति करना, वोट बैंक की राजनीति नहीं, सत्ता की राजनीति। खैर, मैं आपको एक तस्वीर दिखा देती हूँ। ये रोहतास की क्वारंटीन सेंटर की तस्वीर ही है। जरा इस तस्वीर को देखिए नीरज जी, अगर आप देख सकते हैं तो। ये क्वारंटीन सेंटर है बिहार में। अभी अपने यहाँ के जिन क्वारंटीन सेंटर्स की दुहाई दे रहे थे नीरज जी, उसी की पोल खोलता ये क्वारंटीन सेंटर रोहतास का। यहां लोग इस वीडियो में नजर आ रहे हैं, शिकायत करते हुए नजर आ रहे हैं। सब पूरा जितना रूम में है सबके भेज देंगे कि बोल देंगे उचैला पंचायत के मुखिया जी यही आप खाना खिलवा रहे हैं, आपका जो क्षेत्र का आदमी है सर चावल ज्यादा है सब्जी कम है। नहीं, ऐसी में ना सब्जी है ना कुछ है, देखिए खाली चावल है। आदमी कैसे खाएगा ये? सब्जी ये नहीं है, ये पार्सल है। नीरज जी क्या कहेंगे इन तस्वीरों को देखकर? नहीं, आप रुहाना जी, हम आपसे अनुरोध करेंगे कि रोहतास एक जिला है, किस पंचायत का ये है, ये हमको जानकारी दीजिए। आधे घंटे के अंदर मैं आपको बता दूंगा कि ये सच्चाई क्या है, इसमें सच्चाई और इसके कौन जिम्मेवार हो सकते हैं। ठीक है सर, शो के बाद लेकिन रोहतास एक जिला है, किस ब्लॉक का, किस पंचायत का क्वारंटाइन सेंटर है, इसकी जानकारी जरूर